गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 12 का बितान भाग 2 से अतीत में दबे पांव चैप्टर का दूसरा भाग व्याख्या लेकर के उपस्थित हूँ। पहले भाग में आप लोग ओम थानवी के जीवन परिचय तथा उसके भौगोलिक विवरण के बारे में जाना। कि जो वहाँ के खंडहर हैं वह खंडहर आज भी हमें एक विकसित तथा नियोजित शहर का आभास दिलाते हैं। उन खंडहरों से निकले हुए सामान अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहे हैं, म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहे हैं। जब आप उन सामानों को देख करके आते हैं, आप किसी भी दीवार के पास सट करके खड़े होते हैं या किसी भी देहरी के पास पहुंचते हैं तो ऐसा आभास होता है मानो कि इस घर में कोई है और बिना पूछे नहीं जाना चाहिए। उन खंडहरों के टूटी फूटी सीढ़ियों पर आप अगर खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि जाना तो कहीं नहीं है, लेकिन वो हमें बहुत दूर ले जा रहा है, इतिहास के भी उस पार ले जा रहा है। यहाँ तक हुआ था। अब यहाँ तक आपका हुआ था। सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है। बौद्ध स्तूप देखते हैं आप। बौद्ध स्तूप देखें आप लोग, सारनाथ में स्थित है बौद्ध धर्म का टीला स्तूप। मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले पर बना है। जब मोहनजोदड़ो सभ्यता थी उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं था। ये उस राज्य के खत्म होने के बाद जो बौद्ध धर्म के अनुयायी गए, प्रचारक गए, तो देखे कि बड़ा बराबर ऊंचा टीला है, उसी पे उस स्तूप को बना दिए। जीर्ण शीर्ण यानी टूटे फूटे कमजोर टीले पर कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया। 26 सदी 2600 साल पहले उन ईंटों पर उस स्तूप को बनाया गया। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं। जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी या शिष्य जो होते हैं, जो बौद्ध धर्म का शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, उनके लिए रूम भी बने हुए हैं। 1922 में जब राखाल दास बनर्जी यहाँ आए, ये सब पुरातत्ववेत्ता एवं इतिहासकार हैं, D.K. बनर्जी, राखाल दास बनर्जी, कई देसी विदेशी पुरातत्वविद, इतिहासकार, साइंटिस्ट वहाँ पर पहुँचे। तो जब पहली बार 1922 में राखाल दास बनर्जी वहाँ आए, तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। वह स्तूप भी 2500 साल पहले वहाँ बना हुआ था, तो उसी के बारे में जानने गए थे कि आखिर में ये यहाँ कैसे बना, कब बना, किसने बनवाया। इसके इर्द गिर्द खुदाई शुरू करने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ कि इल्हाम हुआ मीन्स अनुभूति हुआ, जानकारी हुआ, आभास हुआ। तब उन्हें यह आभास हुआ, यह पता चला जब उस स्तूप के लिए खुदवाई कराने लगे आगे उसके चारों तरफ कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान हैं। ईसा पूर्व
अभी ईसा ईसवी संवत को शुरू हुए कितना हुआ, 2000 साल हुआ। उससे पहले के भी निशान हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ। जब राखादास बनर्जी गए तो जो पुरातत्व विभाग के निर्देशक थे जॉन मार्शल, क्योंकि चूँकि उस समय अंग्रेज़ों का ही राज्य था, तो अंग्रेज़ ही अधिकारी और शासन हुआ करते थे। तो जब उन्हें पता चला तो वहाँ पे विस्तृत खुदाई होने लगी। भाई यहाँ तो उससे ईसा पूर्व से पहले की भी बात है, कुछ तत्व मिल रहे हैं। तो कहा कि ऐसा है तो चलिए खुदाई किया जाए। व्यापक अभियान, बड़े स्तर पर खुदाई शुरू हुआ है। धीमे धीमे यह खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की देहरी पर ले आई। खुदाई होता गया, सामान्य निकलती गई, तथ्य निकलते गए, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जानकारी होना शुरू हुआ। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया, इराक की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष ला खड़ा किया। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिल गया। उससे पहले भी ये कहा जाता है कि हमारी सभ्यता जो है वो काफ़ी पुरानी है, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं मिल पा रहा था। यही होता था कि भारतीय परंपरा जो है वो सबसे पुरानी परंपरा है। जब मोहनजोदड़ो में वो खुदाई कर अवशेष मिला, तब उससे यह सिद्ध हो गया कि हमारी जो सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता जो सबसे पुरानी सभ्यता कही जाती है, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो सबसे विकसित सभ्यता कही जाती है, उससे भी पुरानी सभ्यता हमारी है। पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी पार कर हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचे। जो गली गई थी, जो सड़क गया था, उसे जब पार करके ये पहुंचे, सर्पिल पगडंडी यानी कि टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी, घूमते हुए ऐसे ऐसे पार करके जब पहुंचे तो पहले ये उसी स्तूप पर पहुंचे। पहली झलक ने हमें अपलक कर दिया। ने पहली बार देखे उस स्तूप को और वहाँ जगह को, तो ये इनकी पलकें खुली की खुली रह गई। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा जा सकता है। लैंडस्केप, लैंडमार्क। नागर भारत यानी नगरीय सभ्यता का। न आकाश बदला न धरती बदली, पर कितनी सभ्यताएं, इतिहास और कहानियां बदल गई। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई। इसे देखकर सुना जा सकता है, भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना पढ़ सुन रखा हो, तस्वीरें या चित्र देख रखे हों, देखना अपनी आंखों से देखना है। भाई किसी भी चीज़ के बारे में आप सुन रखे हों, पढ़ रखे हों, वो बात अलग है, लेकिन उसको अपनी आंखों से देखना एक अलग अनुभूति होती है। क्या होती है? वो एक अलग अनुभूति होती है। बाकी सब आंख का झपकना है, बाकी आप पढ़े हैं, सुने हैं, वो सब क्या है? मानो कि एक आंख का सपना है। अपनी आंखों से देखना एक अलग ही उसकी बात है। बाकी तो सब पलक झपकाना मतलब सपना है। जैसे यात्रा अपने पांव से चलना और बाकी सब तो कदम ताल है। मतलब कहीं की यात्रा आप करके आए हो और बाकी की कहानी सुन रहे हो, तो उसका क्या मतलब है? मतलब कदम ताल कर रहे भैया। मौसम जाड़े का था, दोपहर की धूप कड़ी थी। सर्दी मौसम था लेकिन दोपहर में धूप लग रहा था। सारे आलम को जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश करती हुई वह धूप सारे आलम मतलब सारे वातावरण, सारे माहौल को मानो कि एक संसार में बनाना चाहती थी, एक रंग में रंगना चाहती थी पूरे संसार को। यह इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है, यानी कि
रेगिस्तानी एरिया है, रेत के टीले नहीं है, खेतों का हरापन यहाँ है। पहले ही बताया गया कि मैदानी इलाका था, वहाँ खेती योग्य ज़मीन थी, तो खेती हुआ था, हरा भरा था उस समय भी। मगर बाकी वही खुला आकाश, सूना परिवेश, धूल बबूल और ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी। देखिए राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा ठंडी भी पड़ती है, तो वहाँ भी वही आभास दिला रहा था कि रात में बहुत ज़्यादा ठंडी, दिन में गर्मी। बबूल के पेड़ थे, बहुत बड़े बड़े पेड़ नहीं थे, छोटे पेड़ थे, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता था। मगर यहाँ की धूप का मिजाज जुदा था। जुदा था मतलब अलग था। यहाँ की जो धूप थी उसका कुछ अलग ही नशा था। राजस्थान की धूप पारदर्शी है। पारदर्शी मतलब कि एक साइड से दूसरे साइड देखा जा सकता है, यानी कि धूप दूर तक आप देखें तो दिखाई देगा, परंतु अगर जहाँ कुहेसा है, जहाँ कोहरा है, तो धूप भी होगा तो आपको दूर तक दिखाई नहीं देगा। जहाँ वातावरण में धुंध है, वातावरण में धुआं है, तो आपको दूर तक दिखाई नहीं देगा धूप होते हुए भी। तो राजस्थान में भी धुंध नहीं होता है, एकदम दूर तक दिखाई देता है, तो उस तरह वहाँ भी दूर तक वातावरण आपको दिखाई दे रहा है। सिंध की धूप चौंधियाती है, यानी कि बहुत चटक धूप है, वह आँखों को चौंधियात रही है, आँखों में चमक पैदा कर रही है। क्या कर रही है? आँखों में चमक पैदा कर रही है। तस्वीर उतारते वक्त आप कैमरे में जरूरी पुर्जे न घुमाएं तो ऐसा जान पड़ेगा जैसे दृश्यों के रंग उड़ गए हों, यानी फ्लैश बहुत ज़्यादा। अगर कुछ फ्लैश के सामने कुछ रोकने वाला धूप को न लगाएं तो चेहरा साफ फिगर आएगा नहीं। पर इससे एक फायदा हुआ, हमें हर दृश्य पर नज़रें दोबारा फिरानी पड़ती थी। मैं फोटो खींचने में देखना पड़ता था कि साफ आया कि नहीं, जो फोटो हमने खींचा वो साफ आया कि नहीं, यह फायदा हुआ, यानी कि देख लेते थे। इस तरह बार बार निहारे तो दृश्य जेहन में ऐसे ठहरते मानो तस्वीर देखकर उनकी याद ताज़ा करने की कभी ज़रूरत न पड़े। भाई कोई चीज़ अगर बार बार आप देखेंगे तो जेहन यानी कि दिल दिमाग में इस तरह से बैठ जाती है मानो कि उसको अब दोबारा हमें देखने और समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहली बार में ही हमें काफ़ी कुछ समझ में आ गया। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। जो स्तूप बना था, बौद्ध स्तूप, वो जो मोहनजोदड़ो का एकदम खास स्थान था, और जो खास रहा होगा, जो विशेष रहा होगा, वही ना उतने समय तक थोड़ा ज़्यादा मजबूत सुरक्षित रहा होगा और वो सबसे ऊंचा रहा होगा। भाई अमीरों की बिल्डिंग ज़्यादा देर तक टिकेंगे, गरीबों के झोपड़ी जल्दी ही उड़ जाएंगे। तो अमीर यानी कि जो खास था, प्रमुख था, उसका वो स्थान रहा होगा। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। गढ़ यानी किला, गढ़ अर्थात किला। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के 7 केंद्र अवस्थित होते हैं। वो जो चार दीवारी था, जो गढ़ का, जिस पर स्तूप बना था, बाहर बाहर चार दीवारी था, उसमें 7 केंद्र से 7 सेंटर बने हुए थे। तो देखिए ये जो देखिए ईंट कितने पतिल पतिल हैं, देखिए कितने पतले पतले हैं? तो ये जो चार दीवारी है उसके अंदर 7 केंद्र, 7 सेंटर थे, चाहे वह राज्य सत्ता हो या धर्म सत्ता। ये सिद्ध नहीं हो पाया कि वहाँ पे राज सत्ता था या धर्म सत्ता था। धर्म के आधार पर लोग सत्ता करते थे, शासन करते थे, या राज्य के आधार पर राजा बदलता था, राजा का लड़का राजा होता जाएगा, या धर्म यानी लोकतंत्र। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे होते थे। भाई राजा का हवेलियाँ हैं तो बाकी लोग थोड़ा दूर रहेंगे, यहाँ ही नहीं रहेंगे। क्या यह रास्ता भी दुनिया को मोहनजोदड़ो ने दिखाया कि राजा का महल अन्य लोगों से अलग होना चाहिए?
जन सामान्य के बीच में राजा को नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उसका महत्व कम हो जाएगा। इसलिए उसका सेंटर, उसका महल दूर किया जाता है। सभी अहम और अब दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में है। कहते हैं कि सभी अहम यानी मुख्य और दुनिया भर में प्रसिद्ध जो इमारत के खंडहर हैं, जो हमने देखे कि मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध खंडहर, तो अब जहाँ हम थे उससे पश्चिम साइड में था, इसके पीछे जो वो स्तूप था। इसमें प्रशासनिक इमारतें हैं, प्रशासनिक भवन, जहाँ पर सिपाही, चौकीदार, अधिकारी लोग रहते हैं। सभा भवन था जहाँ पर कि मीटिंग किया जा सके, दरबार लगाया जा सके। ज्ञानशाला यानी कि पढ़ाई शिक्षा दीक्षा दिया जा सके। और कोठार है, कोठार यानी स्टोर रूम, जहाँ पर कि राज्य का जो खजाना है वो रखा जा सके, भंडार किया जा सके, अनाज, धातु इत्यादि। वह अनुष्ठानिक महाकुंड भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफी माना जाता है। अनुष्ठानिक धार्मिक क्रियाकर्म करने वाला जो हवन कुंड, बहुत बड़ा हवन कुंड, जो यह दर्शाने के लिए कि यह दुनिया का सबसे पुराना सभ्यता है, वही अकेले काफी है। वो भी उधर ही मिला हुआ। असल में यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल रूप में बहुत नज़दीक बचा रह सका, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर था, बहुत ऊपर था नहीं, तो टूटा फूटा नहीं था। अपने मूल रूप में वही सुरक्षित था। बाकी तो जो ज़मीन से ऊपर था, आंधी तूफान पानी से आते आते गिर गया था, कोई भी मूल रूप में अपने बचा नहीं था। बाकी इमारतें इतनी उजड़ी हुई हैं कि कल्पना और बरामद चीज़ों के जोड़ से उनके उपयोग का अंदाज़ा भर लगाया जा सकता है। और बाकी चीज़ों खंडहर, ये हम इतना खुला है तो ये इससे देख करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दरवाज़ा का हिस्सा होगा। क्या भाई, ये दरवाज़ा का हिस्सा होगा। सीढ़ी थोड़ी सी एक दो लगी है तो अब इससे ना ऊपर छत रहा होगा। अब छत रहा होगा कि टीन टप पड़ रहा होगा कि घास फूस रहा होगा, क्या रहा होगा, ये सिर्फ कल्पना की जा सकती है। लेकिन सीढ़ी देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नहीं, छत रहा होगा। नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो अनूठी मिसाल है। नगर नियोजन, नगर नियोजित ढंग से, सुनियोजित ढंग से बसाने का जो एक तरीका है, वह मोहनजोदड़ो में अनूठी मिसाल उसकी है। इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे से नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भाप सकते हैं। जो बड़ा चबूतरा था उससे नीचे जाएंगे तो सहज ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि नगर नियोजन का जो मतलब है वो कितना सुंदर तरीके से यहाँ नगर को बसाया गया था। जैसे इमारतें भले खंडहर में बदल चुकी हों, मगर शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए ये खंडहर काफ़ी है। मान लीजिए टूट गया, लेकिन जो सड़क जा रही है उसके बीच में मकान नहीं है। इन मकानों के किनारे किनारे सड़क बने हुए हैं, आने जाने का रास्ता, नाली, पानी की व्यवस्था सब सुदृढ़ था। यहाँ की कमोबेश सारी सड़कें सीधी हैं। कमोबेश यानी लगभग सभी सड़कें क्या है, सीधी हैं। ये नहीं कि तुरंत घूमी है फिर घूमी है, फिर दाहिने जाके बाएं जाइए, फिर बाएं जाके दाहिने जाइए, ऐसा नहीं। आज वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। ग्रिड प्लान जैसे मोबाइल में आता है ना, ग्रिड शैली और वो शैली, एक ही बार में आपको एक ही जगह से सारा सब कुछ दिखाई देगा। क्या है कि एक स्क्रीन पे सब कुछ दिखाई देना है, ग्रिड शैली कहलाता है। आज की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है। आज की जो सेक्टर मार्का है, आप जाएंगे फिर दाहिने घुमाएं, फिर बाएं घूमिए, लेफ्ट राइट पीछे है,
तो सामने से नहीं दिखाई देगा कि अब ऐसे मकान कॉलोनी बनेगी, सामने से दिखाई नहीं देगा, पता ही नहीं चलेगा कि आगे कितनी बड़ी कॉलोनी है, कितना बड़ा मकान है इनका। लेकिन वह रहन सहन को जो आड़ा सीधा बनता है वो नीरस बनाता है। जब सब लोग दिखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। नियोजन, शहरों में नियोजन के नाम पर भी हमें अराजकता ज़्यादा हाथ लगती है। आधुनिक सभ्यता में अराजकता मतलब कि कोई नियम कानून नहीं, जो दबंग है वो आगे बना लेगा, जो कमज़ोर है वो पीछे जाए चाहे भाग जाए। ऐसे ब्रासीलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं। भारत में चंडीगढ़ है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद और यूएसए में ब्रासीलिया जो आधुनिक ग्रिड शैली के उदाहरण। चंडीगढ़ भी शहर बड़ा खूबसूरत शहर बसा हुआ है, लेकिन उनकी बसावट शहर के खुद विकसने का कितना अवकाश छोड़ती है, इस पर बहुत शंका प्रकट की जाती है। अब वो ऐसे बस गए कि फिर उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं कर सकते आप, उसके ऊपर डबल ट्रिपल स्टोरीज नहीं ले जा सकते। तो यानी कि शहर को विकास करने के लिए, विकसित और करने के लिए उस जगह उसमें नहीं छूटा है। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी, लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिर कितनी भूमिका थी। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। स्तूप वाले चबूतरा के पीछे गढ़ यानी किला है, फिर उसके बाद उच्च वर्ग की बस्ती है जो समृद्ध लोग, संपन्न लोग थे। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती है। और पूरब की इस बस्ती से दक्षिण की तरफ नज़र दौड़ाते हुए पूरा पीछे घूम जाएं तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडहर हर जगह दिखाई देंगे। दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट है वह कामगारों की बस्ती है। किसकी बस्ती है? काम करने वालों की। चलिए अब आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं। अब आपको अगर कोई असुविधा हो समझने में तो आप हमें फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए।